वेल, आपका स्वागत है और हम ये बात कर रहे हैं कि नए यूएस प्रेसिडेंट यहाँ पर किस तरह के टैरिफ्स और टैक्सेस ला पाएंगे। ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी सारा कुछ यहाँ पर ट्वीट किया है, बातचीत भी है, लोगों ने इस पर रिएक्ट भी किया है, कंट्रीज़ ने भी इस पर रिएक्ट किया है। लेकिन अगर इसी पेस और इसी स्पीड और इस मोमेंटम से ये सारे चेंजेस वो नहीं लेकर आते तो फिर क्या बाजार यहाँ पर ओवर डिस्काउंट कर चुका है ये सारी स्टेटमेंट्स, और क्या हम फिर बाजार को ईज ऑफ होता हुआ देखेंगे? वंदना, आपकी क्या सेंस है? अगर ये दूसरा केस स्टडी है, अगर ये सब नहीं होता, अगर ऑलरेडी कंट्रीज आर इन लाइन, बिकॉज हमने चाइना को ऑलरेडी रिएक्ट करता हुआ देखा है, हमने कनेडियन प्रेसिडेंट को ऑलरेडी वहाँ जाकर बात करते हुए देखा है, तो वो सारी कॉन्वर्सेशन आई एम अज्यूमिंग कि ऑलरेडी जारी हैं। कैसे देखेंगी फिर आप इन दैट सेंस कमोडिटीज एज एन एसेट क्लास को रिएक्ट करते हुए? जी मनीषा, ये काफी क्रूशियल रहेगा अगर यहाँ पे ट्रेड टसल नहीं होता है और जिस तरीके से चाइनीज स्टिमुलस की बात हो रही, इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस यहाँ पे आ रहा है और कमोडिटी में चाइना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यूएस साथ में काफी ज्यादा, क्योंकि इनके ट्रेड इक्वेशंस गड़बड़ हुए थे तब जाके 2019 में हम लोगों ने इतनी ज्यादा मूव्स आते हुए यहाँ पे देखी थी। तो मुझे लग रहा है कि कुछ काउंटर है जो सबसे ज्यादा रिएक्ट करेंगे अगर ये ट्रेड टसल नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे गोल्ड जो है वो फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे थोड़ा सा शांत यहाँ पे ट्रेड कर सकता, हो सकता है कि एक बार हम 74,000 वाला लेवल भी यहाँ पे आता हुआ देखे और इंटरनेशनल मार्केट में $25-50 तक का रेंज आता हुआ देखे। और मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्शन जो है वो बेस मेटल काउंटर और क्रूड में यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि क्रूड में अगर हम नियरली चार्ट को भी देखते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि $64-62 से नीचे ये कमोडिटी सस्टेन करेगी। यहाँ पे ओपेक नॉन ओपेक यहाँ पे साथ में तो नहीं आते हैं वो कभी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस तरीके का इक्वेशन बनेगा कि वहां से क्रूड नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये चीजें स्मूथली चलती हैं तो सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे क्रूड को होगा, क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने नवंबर का डेटा देखा है कि चाइना ने यहाँ पे क्रूड इंपोर्ट को ज्यादा किया है और साथ में उन्होंने कॉपर इंपोर्ट को भी यहाँ पे ज्यादा करा है। तो मेरे ख्याल से ये रिएक्शन आने शुरू हो गया है। पहला ग्रीन शूट हमें मिला है नवंबर में, जब रियलिटी इंडेक्स में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी यहाँ पे चाइना में, लेकिन एक स्टडी बताता है कि 2 साल लगेगा इस पूरे मेहम से निकलने में। तो मेरे ख्याल से रिएक्शन सबसे पहले बेस मेटल में आना चाहिए, एनर्जी काउंटर में आना चाहिए। नेचुरल गैस को हमेशा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ट्रम्प की पॉलिसीज पे उससे सबसे कम इम्पैक्ट आता है और मेरे ख्याल से ये पोर्टफोलियो में हमेशा होना चाहिए। $4.5 को यहाँ पे एक ध्यान में रख के चलना होगा। और क्रूड में मुझे लगता है कि वी कैन सी $75-76 काइंड ऑफ रेंज इन द मंथ ऑफ जनवरी, अगर ये ऐसा होता रहा तो। ऑल राइट, यानी कि अच्छे खासे वॉलेटाइल मूव्स यहाँ पर लगातार बनते हुए नजर आएंगे। अजय, आप कैसे देखते हैं, इन केस जिस तरह से बाजार को डर लग रहा है उस तरह की हमने स्ट्रॉन्ग एग्रेसिवनेस आते हुए नहीं देखी, तो फिर कैसे देखेंगे आप कमोडिटीज? देखिए, आई थिंक जैसे मैंने अभी बताया, ब्रिक्स के ऊपर 100% टैरिफ लगाना है, तो ब्रिक्स ऑलरेडी इस चीज को इंसुलेट करके रखी हुई है, जैसे हमने डिस्कस किया। सिमिलरली हम बाकी कंट्रीज भी, चाइना है, चाइना डिवैल्यूएशन बोल लीजिए या रेट कट्स बोल लीजिए, ऑलरेडी लेके चल रहा है। बट फिर भी दो चार ऐसे सेक्टर्स है या कमोडिटीज जिन पे नजर रखिए। सबसे पहले हम देखिए सेल की जो ड्रिलिंग इन्वेस्टमेंट्स है, डोनाल्ड ट्रम्प ने कॉर्पोरेट टैक्स कट के लिए बोला, तो बाहर का छोड़कर अगर डोमेस्टिक की बात करें तो ये चीज तो क्लियर है, यूएस में जो सेल प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं स्टेबल होंगे और पॉजिटिव होंगे। इसका इम्पैक्ट देखिए, हम अभी नॉन एग्री में, बट एग्री के अंदर गवार जरूर याद आ जाती है, बिकॉज कहीं ना कहीं सेल ड्रिलिंग इन्वेस्टमेंट्स अगर बढ़ते हैं तो उधर एक बेनिफिट मिलेगा। हाँ, जैसे वंदना जी ने भी कहा है कि कच्चा तेल का आउटलुक एज ऑफ नाउ तो वीक दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑलरेडी हम देख रहे हैं ओपेक प्लस अपने प्रोडक्शन बढ़ानी चालू कर देंगे, यूएस प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, स्लो डाउन एज ऑफ नाउ दिख रहा है। बट मैं भी मानता हूं कि अगर ब्रेंट की बात करें तो 62-64 के नीचे सस्टेन नहीं करेंगे। इसके अलावा मुझे इंपॉर्टेंट जो दिखाई दे रहा है, स्टील प्रोडक्शन रिकवरी। डोनाल्ड ट्रंप अपने रियल स्टेट के इन्वेस्टमेंट के लिए जाने जाते हैं और हम देख रहे हैं, चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो, सभी कोशिश कर रहे हैं कि रियल स्टेट की साइकिल कंटिन्यू चले, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग कंटिन्यू चले। ये कहीं ना कहीं बेस मेटल पे खास करके हम स्टील, आयरन और इनके प्राइसेस को अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एग्री कमोडिटी पे नजर रखिए, बिकॉज वेदर का इंपैक्ट तो रहेगा ही रहेगा, बट डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी की वजह से डॉलर में जो तेजी बनी हुई रहेगी, तो जनरली हम देखते हैं कमोडिटी पे थोड़ा प्रेशर बना हुआ रहता है। तो एग्री के अंदर ऑलरेडी हमने एक अच्छी खासी रैली कोको में देखी है, वहां पे कुछ स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन जियोपॉलिटिकल की वजह से मुझे लगता है जो ट्रांजिट कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं हमेशा इंपैक्टेड रहेगा। तो कुल मिला के सोना चांदी अपनी जगह पे ट्रेड पॉजिटिव करेगा। बेस मेटल के अंदर थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चिंता जरूर बनी हुई, बट ऑलरेडी इंसुलेट हो चुके हैं। कच्चे तेल में हम थोड़ा सा दबाव देखेंगे, बट एग्री कमोडिटी के अंदर मिला जुला ट्रेड रहेगा, बट पॉजिटिव व्यू वेदर की वजह से बनता हुआ दिखाई देगा, टैरिफ की वजह से बनता हुआ दिखाई देगा।
ऑल राइट, फेयर पॉइंट दैट। रवि, आप कैसे देखते हैं मार्केट्स को? और ऑफ कोर्स ये तो हम ओवरऑल थोड़ा सा लॉन्गर टर्म देख रहे हैं जहां पर बहुत अनसर्टनिटी है, लेकिन अगर किसी को कारोबार करना हो 20 जनवरी तक, तब तक हमें नहीं पता क्या होने वाला है, तो वो क्या करें? केस स्टडी आपने चेंज कर दी। मैंने पूरी बात सोच रखी थी कि अगर नहीं आए तो क्या होगा। यस, डेफिनेटली अभी सिचुएशन एंड सिनेरियो है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा मार्केट कोशियस है, बट मुझे लग रहा है कि मेटल्स में मार्केट ने काफी हद तक, काफी पेस तक ये जो स्टोरी है वो डिस्काउंट कर ली है। और मीन्स के जैसे ट्रम्प प्रेसिडेंसी रिज्यूम करेंगे, ये पूरा डेट वाइज, शेड्यूल वाइज सबको पता है कि 20 तारीख को आएंगे। बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा वो पॉलिसी में डिले करेगा, मीन्स के इतना, क्योंकि आप इमिग्रेशन में देखें उन्होंने यू टर्न ले लिया। पहले इमिग्रेंट्स को बाहर निकालने की बात चल रही थी, अभी वो जो वहां के बिजनेसमैन है उसके कमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि इमिग्रेंट्स इसलिए यूएस का ग्रोथ है। तो डेफिनेटली वो यूएस के लिए जो पॉजिटिव है, जैसे केडिया जी आगे बात कर रहे थे, यूएस के लिए जो भी पॉजिटिव है वो करेंगे, और यूएस के लिए भी पॉजिटिव होगा तो थोड़ा चाइना से डिमांड का शिफ्टिंग यूएस होगा, ऐसा नहीं कि डिमांड बंद हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि मेटल्स में एल्यूमिनियम एंड जिंक, रियल एस्टेट की वजह से मैं जिंक को प्रेफर कर रहा हूँ। एंड ऑल और टैरिफ वॉर जो है अगर इंटेंसिफाई होता है तो एल्यूमिनियम एक नेगेटिव कमोडिटी थी, अगर नहीं हुआ तो ये कमोडिटी अच्छी परफॉर्म कर सकती है। और अगर ये डिले भी हुआ, थोड़ा 1-2 महीना डिले भी हुआ, तो भी मुझे लग रहा है कि ये दो कमोडिटी है जो आगे आउट परफॉर्म कर सकती है। और 20 तारीख तक की पील ट्रेड लेना है मेरे हिसाब से। ये जैसे ही मार्केट ओपन होगा, जैसे ही मींस के एफआईएस, एफडीआईस एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो रिज्यूम होगा, उसके इमीडिएट बाद आपको गोल्ड एंड ये एल्यूमिनियम, इसमें एक अच्छा ट्रेड पॉजिटिव साइड आता हुआ दिख सकता है। तो दोनों को एटलीस्ट 20 तारीख तक बाय करके चल सकते हैं। गोल्ड में अपर साइड मुझे लग रहा है 77,800 एंड एल्यूमिनियम में 258 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, विकास, आप क्या चूज करेंगे 20 जनवरी तक? और अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए थोड़ा उसके लिए लंबे के हिसाब से, तो उनके लिए क्या राय है? ये 20 जनवरी की अगर बात करूँ तो फिर मेरे लिए बेस मेटल्स में मेरे को लगता है कि एल्यूमिनियम की तरफ जाना चाहिए। एल्यूमिनियम मेरे को यहाँ पे लगता है कि एल्यूमिनियम और जिंक में एक तेजी मिल सकती है 5 से 10% के लिए। तो थोड़ा सा भी कोई यहाँ से करंट लेवल से थोड़ा सा भी डीप अगर एल्यूमिनियम और इसमें करंट प्राइस से 2-4 रुपए का डीप आता है, तो यहाँ पे पोजीशन बनाए एल्यूमिनियम और जिंक में 5 से 10% का एक उछाल 20 जनवरी तक देखने मिलेगा। बट स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखने होंगे, क्योंकि स्टॉप लॉसेस अगर नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी हाई रह सकते हैं। तो एल्यूमिनियम में 234-35 एक स्टॉप लॉस के तौर पे उभर सकता है, और जिंक में 277 का तो एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, तो खरीदारी यहाँ पर बनती है कुछ एक कमोडिटीज़ में। सोना आपका टू गो यहाँ पर रह सकता है, और जहाँ तक एल्यूमिनियम और जिंक की बात है यहाँ पर खरीदारी के मौके हैं। सोने में भी काफ़ी हद तक यही हाल है। कच्चे तेल में बहुत ज़्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स जो सप्लायर्स हैं जैसे कि ओपेक या नॉन ओपेक, वो भी यहाँ पर रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। एक फाइनल सवाल आप सबके पास आऊँगी और आपसे डॉलर इंडेक्स और रुपये पे एक सेंस लेना चाहूँगी आने वाले 1 महीने के लिए। अजय, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि डॉलर इंडेक्स में वैसे भी टेक्निकली बाउंस है। अगस्त से हमने देखा कि अच्छी खासी रिकवरी हुई है, 108 के करीब ट्रेड कर रहा है। बट टेक्निकली अगर हम देखें तो 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो मे भी पॉसिबल है 110, 112 तक का लेवल हम बैठ सकते हैं। वहीं अगर हम रुपये की अगर बात करें तो रुपये में डेफिनेटली इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले अगर हम देखें तो काफी स्टेबल है। बट जिस ढंग से ऑल टाइम लो अचीव हुआ है, मुझे लगता है 2025 के अंदर थोड़े से कंसर्न से इंडियन मार्केट के लिए भी है, जहां पे ऑलरेडी हमने एसबीआई की जो रिपोर्ट देखी है 7 से 8% का डेप्रिसिएशन। तो आई थिंक के रुपए के अंदर थोड़ी बहुत और गिरावट हम 2025 में देख पाएंगे, जहां पे 87 तक के भी लेवल देख पाएंगे। उसका एक इम्पैक्ट डॉलर का भी पड़ रहा है, बट कहीं ना कहीं 87 तक का लेवल हम रुपये में और डॉलर इंडेक्स में 110, 112 के जोन में जाते हुए देखेंगे। रवि, आपके क्या लेवल्स हैं? डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स में मुझे स्ट्रेंथ दिख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स क्योंकि मींस के दोनों साइड अगर टैरिफ लगे ना लगे, यूएस के लिए तो डेफिनेटली सब चीजें पॉजिटिव है। एंड ये प्रेसिडेंसी रिज्यूम होगी उसके बाद मुझे लग रहा है कि यूएस के ग्रोथ फैक्टर काफी अच्छी तरह वहां पे वापस लौटेंगे। साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, तो इस हिसाब से फेड को रेट कट करना भी थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। तो ट्रेजरी यील्ड बढ़ेगी, इसका भी प्रभाव है वो डॉलर इंडेक्स को अपसाइड मुझे लग रहा है कि 111-111.50 तक वहां पे खींच सकता है। आई थिंक वहां पे आपको नजर रखने हैं। ऑल ओवर इंडिया में लग रहा है कि काफी हद तक ये हमने ये महीने में डेप्रिसिएशन ले लिया, फिर भी मुझे 8650 तक के लेवल डेप्रिसिएशन पार्ट में लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 8650 से 87 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। बट फर्स्ट हाफ में जो भी टॉप है वो बन जाएगा डॉलर इंडेक्स में। सेकंड हाफ से फिर से मुझे लग रहा है कि डेप्रिसिएशन मोड में होगा, क्योंकि डिस्काउंट हो चुका होगा। बट इमीडिएट टर्म्स में मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स पे स्ट्रेंथ के लिए कारोबार होगा।
ऑल राइट, तो कुछ और डेप्रिसिएशन यहाँ पर रुपए में देखना चाहिए। और जैसे हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने कहा कि आपको अगला साल फूक फूक के देखना होगा, क्वार्टर टू क्वार्टर, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, लेकिन इसके बीच में भी किस तरह की स्ट्रैटेजीज ढूंढी जानी चाहिए या आपको मिल सकती हैं, वो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताई भी हैं। वेल, इसी के साथ बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए। हमारे पास आज समय इतना ही है इस कार्यक्रम में, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।